वही विज्ञापन उस दिन के ब्लास्ट में भी छपा था। सुनील ने अखबार को उस स्थान से मोड़ लिया। वो अपने केबिन से निकलकर न्यूज एडिटर रॉय के कमरे में पहुंचा। आओ, रॉय उसे देखकर बोला। सुनील रॉय के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अखबार रॉय के सामने रख दिया। क्या बात है? रॉय ने पूछा। बात कोई खास नहीं है, सुनील बोला, लेकिन मेरी उत्सुकता जाग रही है। ये विज्ञापन देखो। रॉय ने अखबार उठा लिया। उसने सुनील का बताया विज्ञापन जोर से पढ़ना आरंभ कर दिया। 500 रुपये नगद। 500 रुपये नगद इनाम। 14 नवंबर शाम 3:30 बजे के करीब लिटन रोड और जहांगीर रोड के चौराहे के समीप हुए मोटर एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह को 500 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। लिखिए बॉक्स नंबर 4694, ब्लास्ट, राजनगर। रॉय ने अखबार रख दिया और बोला, क्या विशेषता है इस विज्ञापन में? किसी को इस एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह की भारी जरूरत मालूम होती है, सुनील बोला। ये विज्ञापन पिछले 15 दिन से हर रोज छप रहा है। पहले इनाम की रकम 250 रुपये थी, आज से इनाम 500 कर दिया गया है। तो फिर इनाम की रकम बढ़ाने की नौबत क्यों आई? भाई, अभी तुमने खुद ही तो कहा है कि किसी को इस एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह की भारी जरूरत है। लेकिन विज्ञापन का अभी छपना और इनाम की रकम बढ़ाया जाना यह जाहिर करता है कि कोई चश्मदीद गवाह विज्ञापन दाता को मिल नहीं रहा है। इत्तेफाक की बात है, लिटन रोड और जहांगीर रोड चौराहे के आसपास आबादी नहीं है। वहाँ ट्रैफिक भी कम ही रहता है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सीडेंट 150 आदमियों ने देखा हो। 2-4 आदमियों ने ये एक्सीडेंट देखा होगा और संयोगवश उनकी निगाह विज्ञापन पर नहीं पड़ी होगी। ऐसा आम हो जाता है। तुम्हें इस एक्सीडेंट की कोई जानकारी है? मामूली एक्सीडेंट था, मामूली न्यूज़ थी। कोई विशेष जानकारी क्या होनी है मुझे? कम से कम मैं उस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन शायद अर्जुन इस बारे में ज़्यादा जानता हो। मुझे याद है, ये न्यूज़ वही लाया था। अर्जुन ब्लास्ट का एक अन्य रिपोर्टर था। अर्जुन को बुलाओ, सुनील बोला। रॉय ने अर्जुन को बुलाने चपरासी भेज दिया। सुनील ने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। तुम्हारी इस एक्सीडेंट में एकाएक इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? कोई खास दिलचस्पी नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात है। आजकल जिंदगी बड़ी सुस्त रफ्तार गुजर रही है। नगर में काफी अरसे से कोई ऐसा कत्ल भी नहीं हुआ है जिसमें कि पुलिस मुझे सस्पेक्ट नंबर 1 मान रही हो। ये विज्ञापन तो मैं रोज ही देखा करता था, लेकिन इनाम की रकम बढ़ाई गई देखकर मेरी उत्सुकता जाग उठी है। आखिर कौन ऐसा बेकरार आदमी है जो उस एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह से संपर्क स्थापित करने की खातिर 500 रुपये खर्च करने को तैयार है? उसी क्षण अर्जुन भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने सुनील से हाथ मिलाया और बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसे याद फरमाया साहब? वो रॉय से बोला। तुम्हें 14 नवंबर शाम 3:30 बजे लिटन रोड और जहांगीर रोड के चौराहे के समीप हुए एक्सीडेंट की याद है? जी हाँ, वो खबर मैं ही तो लाया था, अर्जुन बोला। सुनील उसी बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता है। तुमने वो एक्सीडेंट देखा था? सुनील ने पूछा। गुरुजी, अर्जुन हंसता हुआ बोला, अगर मैंने वो एक्सीडेंट देखा होता तो क्या मैं अभी तक 500 रुपये के इनाम का हकदार ना बन गया होता? मेरा मतलब कि एक्सीडेंट के बाद तुम दुर्घटना स्थल पर तो गए थे? गया था, लेकिन वहां कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था जिसमें कोई मर गया हो या गंभीर रूप से घायल हो। एक्सीडेंट की शिकार दोनों गाड़ियों को भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा था कि उनके ड्राइवर उन्हें घटनास्थल से चलाकर ले जा ना सके। तो फिर इसमें इतने महत्व की क्या बात थी? कुछ भी नहीं, ये तो एक रूटीन खबर थी जो रूटीन के तौर पर 15 नवंबर के अखबार में छपी थी।
सिटी न्यूज़ वाले पेज पर मुश्किल से 6 लाइनों में तो ये खबर छपी थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? रोशनलाल खुराना नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजर की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था और उसने बड़ी शराफत से अपनी गलती स्वीकार भी कर ली थी। 14 नवंबर को 3:30 बजे के करीब रोशनलाल खुराना अपनी एम्बेसडर कार खुद चलाता हुआ जहांगीर रोड पर बढ़ रहा था। उसने खुद स्वीकार किया था कि वो अत्यधिक थकावट की वजह से उस समय किसी किसी हद तक लापरवाह था। जिस समय वो लटन रोड और जहांगीर रोड के क्रॉसिंग पर पहुंचा, उस समय ट्रैफिक की बत्ती एकाएक हरी से लाल हो गई। उससे आगे एक फिएट गाड़ी थी जो बत्ती लाल होते ही एकदम रुक गई। रोशनलाल से अपनी कार की रफ्तार चेक नहीं हुई और उसकी कार भड़ाक से फिएट के पिछले हिस्से से जा टकराई। फिएट का पिछला हिस्सा और एम्बेसडर का सामने का हिस्सा एकदम चिपक गया और रोशनलाल खुराना अपनी गलती मानता है। पहले तो उसने यह जाहिर करने की कोशिश की थी कि एक्सीडेंट अगली कार वाले की गलती से हुआ था, यानी कि अगली कार वाले ने ही एकाएक बीच सड़क पर कार रोक दी थी। लेकिन बाद में दबाव पड़ने पर उसने अनमने मन से मान लिया था शायद गलती उसी की थी। फिएट में कौन था? फिएट रवि कुमार नामक एक नौजवान चला रहा था। दुर्घटना के समय तो दोनों ने एक दूसरे का नाम पता नोट कर लिया था और छुट्टी कर दी, क्योंकि दोनों कारों का बीमा हुआ था। कार की मरम्मत वगैरह तो बीमे वालों ने ही करवा कर देनी थी। लेकिन उसी रात को रवि कुमार ने यह दावा किया कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी गर्दन को भारी झटका लगा है, जिसकी वजह से उसका सिर का एकाएक चक्कर खाने लगा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसको बेहोशी आने लगती है, वो गर्दन नहीं घुमा पाता और उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत जोर का दर्द होता है। ये सब तो विप्लैश इंजरी के लक्षण हैं। करेक्ट। रवि कुमार को रात को ही पता लगा कि उसकी गर्दन को गंभीर रूप से चोट पहुंची है। तभी उसके डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने रोशनलाल खुराना से संपर्क स्थापित किया था। रोशनलाल खुराना ने बड़ी शराफत से अपनी सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। उसने कहा था कि उसकी कार और ऐसे मामलों में वो खुद बीमा कंपनी द्वारा सुरक्षित है, इसलिए किसी भी प्रकार के हर्जे खर्चे की सारी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की थी। और रवि कुमार ने यह भी कहा कि अगर बीमा कंपनी या खुद रोशनलाल उसे हर्जाना दे दें तो वो केस नहीं चलाएगा। फिर अगली सुबह पुलिस की मौजूदगी में रोशनलाल खुराना ने बीमा कंपनी को सारे सिलसिले की जानकारी दी। बीमा कंपनी के डॉक्टर ने रवि कुमार का मुआयना किया और कहा कि रवि कुमार शायद विप्लैश इंजरी का शिकार था। शायद? हाँ, ये चीज़ ही ऐसी है कि जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार तो आदमी एकदम स्वस्थ मालूम होता है और फिर एकाएक वो तीव्र वेदना से तड़पने लगता है। कई बार रीढ़ की हड्डी इस हद तक बिगड़ जाती है कि मरीज को महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है। बीमा कंपनी के डॉक्टर ने रवि कुमार का जो एक्सरे लिया था, उसमें रीढ़ की हड्डी का गर्दन के पास एक जोड़ अपने स्थान से हिला हुआ दिखाई देता था। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि शायद रवि कुमार विप्लैश इंजरी का शिकार था। और अगर एक्सरे ठीक होता तो डॉक्टर दावे से ये नहीं कह सकता था कि रवि कुमार झूठ बोल रहा है। मैं डॉक्टर से मिला था और वो कहता था कि विप्लैश इंजरी का सिलसिला तो सिर दर्द या पेट दर्द जैसा होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे सिर में या पेट में दर्द है, तो डॉक्टर किसी टेस्ट की सहायता से ये नहीं जान सकता कि मेरे सिर में या पेट में दर्द है या नहीं। उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, जबकि संभव ये भी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यही बात विप्लैश इंजरी के साथ है। आई सी। रवि कुमार ने बीमा कंपनी से 50,000 रुपये के हर्जाने की मांग की है। इतनी बड़ी रकम बीमा कंपनी हर्जाने में नहीं देना चाहती। इसलिए मैंने सुना है बीमा कंपनी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि रवि कुमार अपनी चोट को बेहद बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है, यानी कि वास्तव में वो दुर्घटना में उतना घायल नहीं हुआ जितना कि वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। बीमा कंपनी ये साबित कर सकती है? भगवान जाने, शायद कोई तरीका हो उनके पास। मैंने एक्सीडेंट की खबर तो पेपर में पढ़ी थी, लेकिन ये बाकी का सिलसिला तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। क्योंकि रॉय धीरे से बोला,
बाकी का सिलसिला अखबार में छपा नहीं था। क्यों? मुझे इसमें कोई न्यूज़ वैल्यू दिखाई नहीं दी थी। न्यूज़ के लिहाज से रवि कुमार और रोशन लाल खुराना दोनों ही मामूली आदमी थे। राजनगर में कौन जानता है उन्हें? अर्जुन, सुनील अर्जुन की ओर घूमा। तुम तुम रोशन लाल खुराना और रवि कुमार से कभी मिले थे? रोशन लाल खुराना से मिला था, लेकिन रवि कुमार से नहीं मिल पाया। क्यों? वो 15 तारीख से ही गायब है। वो चैथम रोड पर स्थित चंद्र किरण नामक इमारत में के 5 नंबर फ्लैट में रहता था, लेकिन 15 तारीख से वो वहां दिखाई नहीं दिया। फ्लैट में ताला लगा हुआ है? नहीं, वहां अनीता नाम की एक परम सुंदरी रहती है। तुम उससे मिले थे? हाँ, मैंने उससे रवि कुमार के बारे में पूछा था। उसके कथनानुसार रवि कुमार बंबई में है और किसी बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है। तुमने उससे यह भी पूछा था कि उसका रवि कुमार से क्या रिश्ता था? पूछा था। अगर मिस्टर रॉय यहाँ मौजूद ना होते तो उसका जवाब मैं तुम्हें तरन्नुम में सुनाता। क्या जवाब दिया उसने? जब मैं वहां पहुंचा था तो वह गोद में एक कैसेट टाइप टेप रिकॉर्डर लेकर बैठी हुई थी। मेरे ये सवाल पूछते ही उसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। एक गाना बज उठा। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का। उसने तुरंत रिकॉर्डर बंद किया, मुझे देखकर मुस्कुराई, बोली, समझे? और फिर उसने मुझे दरवाजा दिखाया। अनीता के बारे में और क्या जानते हो? बाद में मैंने आस पड़ोस से थोड़ी पूछताछ की थी। मुझे ऐसा आभास मिला था कि अनीता रवि कुमार की गर्लफ्रेंड है और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और ये कि उस फ्लैट का किराया 800 रुपये है। फ्लैट में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद हैं। वो फिएट कार जिसे एक्सीडेंट के समय रवि कुमार चला रहा था और जिसकी अब तक मरम्मत की जा चुकी है, भी रवि कुमार की अपनी है और जिसे रवि कुमार अनीता के इस्तेमाल के लिए पीछे छोड़ गया है। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि रवि कुमार की आय का साधन क्या है। और ये कि एक दादा सा लगने वाला आदमी अनीता के फ्लैट में अक्सर आता है। मैंने अनीता को उसे गौरी शंकर के नाम से पुकारते सुना था। मैं यह मालूम नहीं कर सका कि यह रवि कुमार का दोस्त है या अनीता का दोस्त या दोनों का दोस्त है। इस विज्ञापन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह की जरूरत किसे पड़ गई है? कौन 500 रुपये का इनाम ऑफर कर रहा है? शायद बीमा कंपनी? मेरे ख्याल से नहीं। विज्ञापन बॉक्स नंबर से छपा है। अगर यह बीमा कंपनी की तरफ से होता तो नीचे बॉक्स नंबर के साथ स्थान पर बीमा कंपनी का नाम, पता सब कुछ छपा होता। लेकिन ऐसे किसी गवाह की तलाश तो बीमा कंपनी को ही हो सकती है। शायद वे लोग ये स्थापित करने की कोशिश करें कि दुर्घटना रवि कुमार की लापरवाही से हुई थी। शायद उसी ने एकाएक बिना सिग्नल दिए अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दी थी। लेकिन बीमा कंपनी ने विज्ञापन में अपना नाम पता क्यों नहीं दिया? होगी कोई वजह। अरे भाई, रॉय एकाएक बीच में बोल पड़ा, क्यों सिर खपाई कर रहे हो? विज्ञापनदाता का पता तो बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। आखिर विज्ञापन हमारे अखबार में छपा है। जाकर विभाग से पूछ लो कि इस बॉक्स के नंबर का विज्ञापनदाता कौन है। यू आर राइट, सुनील बोला। अर्जुन, जरा जाना तो। अर्जुन उठकर कमरे से बाहर चला गया। सुनील का लाया हुआ अखबार वो अपने साथ लेता गया। 5 मिनट बाद अर्जुन फिर वापस लौटा। टाइम टाइम फिस, अर्जुन बोला। ये विज्ञापनदाता की कीमत के चेक के साथ डाक से आया था। ये विज्ञापन की कीमत के चेक के साथ डाक से आया था। विज्ञापनदाता कोई चमन लाल है और उसने यह निर्देश लिखकर भेजा है कि अगर विज्ञापन का कोई बॉक्स नंबर के पते पर जवाब आए तो यह जनरल पोस्ट ऑफिस के पते पर पोस्ट कर दिया जाए।
कम से कम इससे ये तो सिद्ध हो ही गया है कि विज्ञापनदाता बीमा कंपनी नहीं है, सुनील बोला। जाहिर है, वो भला अपनी डाक केयर ऑफ जीपीओ क्यों मंगवाएंगे? रॉय, सुनील रॉय से संबोधित हुआ। आजकल मुझे कोई विशेष काम नहीं है। अगर मैं 3-4 दिन इस एक्सीडेंट के बखिए उधेड़ने में लगाऊं तो तुम्हें कोई एतराज? हासिल क्या होगा? कुछ तो हासिल होगा ही। मुझे तो हालात बहुत आशाजनक लग रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि शुरुआत तुम अनीता से करोगे। जाहिर है, उसके बिना तो रवि कुमार का पता नहीं लग पाएगा। लड़की के दो दो चाहने वाले तो पहले ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा कत्ल कर दे। कुछ नहीं होगा। जिसके 2 चाहने वाले हो सकते हैं, उसके 3 भी हो सकते हैं। अच्छी बात है, रॉय अनमने स्वर में बोला। एक और बात, सुनील सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे एस्ट्रे में झोंकता हुआ बोला। कोई ऐसा इंतजाम कर दो कि अगर 500 रुपए के इनाम वाले विज्ञापन का कोई जवाब आए तो उसकी सूचना तुम्हें अवश्य मिल जाए। वो तो हो जाएगा, लेकिन हम जवाब को खोल कर नहीं देख सकते। अरे बाबा, खोल कर देखने को कौन कह रहा है? मुमकिन है जवाब पोस्ट कार्ड पर ही आए। लेकिन पोस्ट कार्ड पढ़ना भी नैतिकता के खिलाफ है। तुम अपनी नैतिकता अपनी जेब में रखो। अगर कोई जवाब आए तो सिर्फ इतना मुझे बता देना कि जवाब आया है। तुम मुझे जवाब की सूरत मत दिखाना। ठीक है। सुनील उठ खड़ा हुआ। अर्जुन भी उठा। दोनों बाहर आ गए। एक बात और याद आई है गुरुजी, अर्जुन बोला। अनीता रोज शाम को 4 बजे के करीब सुपर बाजार खरीदारी के लिए जाती है, और उसकी फिएट का नंबर RJL 3232 है। लड़की का हुलिया बताओ। ये तो मुश्किल काम है। खूबसूरत लड़की का भी कोई हुलिया होता है? मुझे तो सारी खूबसूरत लड़कियां एक जैसी लगती हैं। हाँ, अगर वो बदसूरत होती तो मैं बता सकता था कि उसकी आंखें बहंगी हैं, या नाक चपटी है, या दांत बाहर को हैं, या कान कार के खुले दरवाजे की तरह खड़े हैं, या फिर कद ठिगना है। बस बस बस, अर्जुन चुप हो गया। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? कार से। शाम को 4 बजे सुपर बाजार के सामने जो खूबसूरत लड़की RJL 3232 नंबर की कार की फिएट से बाहर निकले वही अनीता होगी। वैसे वो अपने बाएं हाथ की दूसरी उंगली पर लाल पत्थर की अंगूठी पहनती है। ओके, थैंक यू। अर्जुन फिर नहीं बोला। अगला दृश्य। उसी शाम को 3:30 बजे सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर चैथम रोड पर स्थित चंद्र किरण के सामने पहुंचा। RJL 3232 फिएट गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। गाड़ी के पृष्ठ भाग की ठोकर को पीट कर डेंट तो निकाले जा चुके थे, लेकिन पेंट वगैरह अभी उखड़ा हुआ था। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 3:45 बजे एक बेहद खूबसूरत लड़की इमारत से बाहर निकली। वो एक नाभि प्रदर्शनी साड़ी पहने हुए थी, और उसके बाएं हाथ की दूसरी उंगली पर एक लाल पत्थर की अंगूठी दिखाई दे रही थी। वो छोटे छोटे कदम भरती हुई फिएट की ओर बढ़ रही थी। वो फिएट पर सवार हुई और उसे पार्किंग से निकालकर सड़क पर ले आई। कार आगे बढ़ गई। सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर बड़ी सावधानी से उसका पीछा करने लगा। वो सीधी सुपर बाजार पहुंची। उसने अपनी कार को सुपर बाजार के कार पार्किंग में खड़ा किया और फिर इमारत में प्रविष्ट हो गई। सुनील ने उसके पीछे जाने का उपक्रम नहीं किया। वो वापस लौटा। अगले दिन शाम को 4 बजे वो अनीता के वहां पहुंचने से पहले ही सुपर बाजार के सामने की सड़क पर मौजूद था। आज वो अपनी मोटरसाइकिल पर नहीं, रमाकांत की शानदार इम्पाला कार पर आया था। उसने रमाकांत से कार मांगने की भी तकलीफ नहीं की थी। रमाकांत यूथ क्लब की पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में सोया पड़ा था। चाबियां मेज पर पड़ी थी। सुनील ने चुपचाप उठा ली थी। रिसेप्शनिस्ट को कह आया था कि जब रमाकांत जागे तो उसे बता देना कि कार सुनील ले गया है। अपनी मोटरसाइकिल वो यूथ क्लब में ही खड़ी कराया था। आज सुनील अपने शानदार सूट के स्थान पर एक घिसा हुआ कोट और बेहद पुरानी पतलून पहने हुए था। उसकी कमीज का कॉलर खुला हुआ था और जूतों को देखकर यूं लगता था जैसे उन्हें
मुद्दत से पॉलिश की सूरत नहीं देखी थी। बाल रूखे और उलझे हुए थे और उसने जानबूझकर शेव नहीं की थी। 4:05 पर अनीता फिएट कार पर सुपर बाजार के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। पार्किंग में बहुत भीड़ थी। उसने अपनी कार यूं पार्क की कि कार की दाहिनी साइड कंपाउंड की दीवार के साथ लगभग सट गई। वो बाईं ओर के दरवाजे से वो कार के बाईं ओर के दरवाजे से बाहर निकली और उसे ताला लगाकर सुपर बाजार की इमारत की ओर बढ़ गई। सुनील ने अपनी कार आगे बढ़ाई। वो भी सुपर बाजार के कंपाउंड में प्रविष्ट हुआ। अनीता की कार के बगल में कार खड़ी करने की जगह थी। सुनील ने कार को बैक करते हुए उसे बिल्कुल अनीता की कार की बगल में ला खड़ा किया। अब स्थिति यह थी कि सुनील के अपनी कार हटाए बिना अनीता अपनी कार का दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी, और दूसरी ओर दरवाज़ा वैसे ही नहीं खुल सकता था क्योंकि उधर कार एकदम दीवार के साथ लगी हुई थी। सुनील पार्किंग से काफ़ी परे हटकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और प्रतीक्षा करने लगा। तीसरी सिगरेट के दौरान अनीता इमारत से बाहर आती दिखाई दी। वो सामान से भरे हुए 2 लिफाफे संभाले हुए थी। वो अपनी कार के सामने पहुंची। उसने पहले एक निगाह दीवार वाली दिशा में डाली। उधर से कार का दरवाज़ा खोल पाना असंभव था। दूसरी ओर सुनील की कार खड़ी होने के कारण यही हालत उधर भी थी। सुनील ने सिगरेट फेंक दिया और टहलता हुआ आगे बढ़ा। अनीता ने अपना सामान कार के हुड पर रख दिया। वो इम्पाला की ओर बढ़ी। सुनील जानबूझकर कार के शीशे नहीं चढ़ाकर गया था। अनीता ने खिड़की में से हाथ डालकर इम्पाला का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वो बेहद क्रोधित दिखाई दे रही थी। सुनील उसके समीप पहुंचा। ये कार तुम्हारी है? वो झल्लाए स्वर में बोली। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, सुनील तनिक सिर नवाकर मीठे स्वर में बोला। कि बंदे को आपने इस काबिल समझा? क्या मतलब? मैडम, जरा एक बार फिर मेरी सूरत पर गौर फरमाइए और फिर सोचिए कि क्या आपको लगता है कि ये कार मेरी हो सकती है? तो फिर यहां क्यों खड़े हो? उठो यहां से। सुनील ने हिलने का उपक्रम नहीं किया। अनीता ने फिर कई बार जोरों से हॉर्न बजाया, लेकिन नतीजा ना निकलना था, ना निकला। क्रोध और विवशता से वो पैर पटकने लगी। हरामजादे, गधे, अनीता भुनभुना रही थी। कार को पार्क करने तक का शऊर नहीं है? सुनील दूसरी ओर देखने लगा। ए, तुम, अनीता बोली। आपने मुझसे कुछ कहा? सुनील बेहद शिष्ट स्वर में बोला। हाँ हाँ, तुम ही से कहा। खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? मेरी मदद करो ना। क्या मदद करूं? जरा कार को पीछे से धकेल कर आगे बढ़ा दो ताकि ये मेरी कार के दरवाजे के आगे से हट जाए। मैडम, ये बहुत बड़ी गाड़ी है। इसको धकेलने के लिए मेरे जैसे कम से कम 4 आदमी चाहिए। तो फिर कुछ और करो। आप कार के मालिक का इंतजार क्यों नहीं करती? पता नहीं वो कमबख्त कब आए, और मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। सुनील इम्पाला के पास पहुंचा। उसने दरवाजे का हैंडल ट्राई किया। दरवाजा तो खुला है, वो बोला। इससे क्या होता है? आपको वाकई बहुत जल्दी है? हाँ। आपकी खातिर मैं। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे तुम? खतरे का काम है। अगर कार के मालिक ने देख लिया तो। क्या कहना चाहते हो तुम? अनीता आशापूर्ण स्वर में बोली। मैं इग्निशन को शॉर्ट सर्किट करके कार चला सकता हूँ। अनीता ने एक बार सुनील को सिर से पांव तक देखा और फिर अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाती हुई बोली, तो करो ना। लेकिन। ओ प्लीज। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। अरे कुछ नहीं होता, अनीता चिकने चुपड़े स्वर में बोली। मैं देखती रहूंगी। कितना वक्त लगेगा? 15 सेकंड। बस? इतनी देर में कुछ नहीं होने वाला। मैं देखती रहूंगी। सुनील कुछ क्षण हिचकिचाता रहा, फिर बोला,
मैं आपकी खातिर रिस्क ले रहा हूं। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। आप सुपर बाजार के दरवाजे की ओर देखती रहिए। अगर कोई आदमी इधर बढ़ता दिखाई दे तो। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। सुनील फुर्ती से कार में प्रविष्ट हुआ। अनीता सुपर बाजार के मुख्य द्वार की ओर देख रही थी। सुनील ने इग्निशन में चाबी लगाकर इंजन चालू किया, कार को गियर में डालकर फुर्ती से आगे बढ़ाया। अनीता अपनी कार में प्रविष्ट हो गई। सुनील ने इम्पाला को वापस यथास्थान पर खड़ा कर दिया। उसने इग्निशन में से चाबी निकालकर जेब में डाल ली और जल्दी से बाहर निकल आया। उसने शांति की 1 मील तक सुनाई दे सकने वाली लंबी और ऊंची सांस ली। अनीता पर उसका उचित प्रभाव पड़ा। अनीता के सुपर बाजार से खरीदे सामान के लिफाफे अभी भी उसकी कार के हुड पर पड़े थे। सुनील ने लिफाफे उठा लिए। अनीता ने कार आगे बढ़ाकर खड़ी कर दी। उसने कार का शीशा गिराया। सुनील कार के समीप आ खड़ा हुआ। उसने खिड़की के रास्ते लिफाफे कार की अगली सीट पर रख दिए। बिना चाबी के इग्निशन कैसे ऑन कर लिया तुमने? वो अपने चेहरे पर एक चित्ताकर्षक मुस्कुराहट लाती हुई बोली। गर्दिश के दिनों में सीखा था कहीं से मैडम। सुनील झिझकता हुआ बोला। नाम क्या है तुम्हारा? सुनील। क्या करते हो? अब कुछ करूंगा मैडम। यानी अब तक कुछ नहीं करते? नहीं। क्यों? कल तक मैं जैसी जिंदगी जी रहा था उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुम जेल से छूटे हो? सुनील ने ऐसी सूरत बनाई जैसे यह बात सुनकर उसके दिल को बहुत चोट पहुंची हो। ओह, आई एम सॉरी सुनील, वो खेदपूर्ण स्वर में बोली। मेरा मतलब तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। मेरा मतलब था, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? आप कोई नौकरी दिलवा सकती हैं मुझे? मेरे साथ मेरे कमरे पर चलो। मेरे एक जानकार हैं, वो इस सिलसिले में तुम्हारी पूरी मदद कर सकते हैं। वो मुझे आपके साथ देखकर बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। कहीं कोई गड़बड़? कुछ नहीं होगा। तुम कार में बैठो। सुनील झिझकता हुआ कार के पिछले द्वार की ओर बढ़ा। पीछे नहीं, अनीता जल्दी से बोली। आगे। सुनील कार में अनीता के बगल में बैठ गया। मेरा नाम अनीता है, अनीता कार आगे बढ़ाती हुई बोली। सुनील झिझकता हुआ मुस्कुराया। शक्ल सूरत से तो तुम किसी अच्छे घर के चिराग मालूम होते हो। था। अब क्या हो गया? अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सुनील ठंडी सांस लेकर बोला। अब तो मैं इस दुनिया में एकदम तन्हा इंसान हूं। तुम जेल किस अपराध में गए थे? सुनील खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑल राइट, सॉरी। अनीता काफी देर कुछ नहीं बोली। सुनील का ध्यान एकाएक रियर व्यू मिरर की ओर गया। एक काले रंग की कार बड़ी देर से उसे अपने पीछे दिखाई दे रही थी। मेरी वजह से तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अगर तुम पकड़े जाते तो लोग यही समझते कि तुम कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। सुनील चुप रहा। तुमने ऐसा क्यों किया? आपकी खातिर। मेरी खातिर क्यों? क्योंकि मैं किसी खूबसूरत लड़की को मुश्किल में नहीं देख सकता। मैं खूबसूरत लड़की हूं? जी हाँ, बहुत। मैं तुम्हें खूबसूरत लगी हूं या हूं ही खूबसूरत? आप हैं ही खूबसूरत। थैंक यू, अनीता चित्ताकर्षक स्वर में बोली। मुझे यहीं उतार दीजिए, एकाएक सुनील बोला। यहां? अनीता हैरानी से बोली। उसने कार रोकने का उपक्रम नहीं किया। क्यों? मुझे एक काम याद आ गया है। तब तक सुनील को पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि पीछे आ रही कार उन्हीं का पीछा कर रही थी, इसलिए वक्ती तौर पर उसे अनीता से अलग हो जाना मुनासिब लग रहा था। क्या वो काम नौकरी हासिल करने से ज्यादा जरूरी है? उसी क्षण कार एक सिग्नल पर आ खड़ी हुई।
अनीता के कुछ कह पाने से पहले ही वो कार का अपनी ओर का दरवाजा खोलकर सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसी क्षण सिग्नल की बत्ती हरी हो गई। अनीता को मजबूरन कार आगे बढ़ानी पड़ी। उनका पीछा करती हुई काली कार भी आगे बढ़ गई। एक स्कूटर पर सुनील वापस सुपर बाजार पहुंचा। वहां से वो अपनी इम्पाला पर सवार हुआ और ब्लास्ट के दफ्तर पहुंच गया। ब्लास्ट के टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट रेणु ने उसे देखा तो हैरानी से बोली, अरे, मैं तो फूल भी भिजवा चुकी थी। क्या मतलब? सुनील हैरानी से बोला। इतने दिनों में दफ्तर में तुम्हारा थोबड़ा दिखाई नहीं दिया तो मैं समझी कि तुम मर गए हो, इसलिए फूल भिजवाना मैंने अपना फर्ज समझा। और फूल भिजवाए कहाँ थे तुमने? यतीम खाने में, और कहाँ? साथ में एक चिट्ठी लिख दी थी कि तुम्हारी शक्ल सूरत की कोई लावारिस लाश अगर यतीम खाने वालों को मिले तो वे लोग उस पर मेरे भेजे फूल चढ़ा दें। तो अब तो मायूसी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं मरा नहीं और तुम्हारे फूल बेकार गए। क्या फर्क पड़ता है, यार दोस्तों के लिए ऐसी कुर्बानी करनी ही पड़ती है। मैं तुम्हारा यार दोस्त हूं? और क्या दुश्मन हो? जो मेरी मौत की कामना करे वो मेरा दुश्मन ही हुआ। बहुत नाशुक्र इंसान हो। तुम्हारी मौत की कामना कौन कर रहा है? मैंने तो मर चुकने के बाद की स्टेज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मुनासिब इज्जत करती हूं, वैसे ही क्या मैं तुम्हारी लाश की नाकदरी होती देखना पसंद करूंगी? बहुत इज्जत कर रही हैं मेम साहब। ऐसी इज्जत से तो भगवान ही बचाए। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं सुबह भी यहीं था। सुबह मैं देर से आई थी। क्या रात भर जागती रही थी? मैं भला क्यों जागने लगी रात भर? ये तो तुम्हें ही मालूम हो। शायद पिछली रात आहें भरते और सितारे गिनते गुजरी हो। किस खुशी में? खुशी में नहीं, फिक्र में कि कहीं मुझे कुछ तो नहीं हो गया। हो जाए तुम्हें कुछ मेरी बला से। यानी कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये फूल भिजवाने की मेहरबानी क्यों की जा रही थी? सिर्फ इसलिए कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बोर्ड पर कॉल आ रही है। मुझे मालूम है। और सुनाओ, क्या हाल है? दुआ है कद्रदानों की। बड़ी मुद्दत हो गई तुमने मुझे किसी बढ़िया जगह कॉफ़ी के लिए निमंत्रण नहीं दिया। अब दूंगा। कब? 1 तारीख को। पहली को क्यों? दरअसल मैं तुम्हें अपनी मुकम्मल मोहब्बत और सारी तनख्वाह के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ। एक बार कॉफ़ी पिलाने के लिए सारी तनख्वाह की ज़रूरत होती है? कॉफ़ी पिलाने के लिए नहीं, लेकिन मुमकिन है कॉफ़ी के बाद हनीमून का प्रोग्राम बन जाए। यानी कि शादी से पहले हनीमून? क्या हर्ज है? शादी एक अलहदा चीज़ है और हनीमून एक अलहदा चीज़। तुम दो जुदा जुदा कामों को एक निगाह से क्यों देखती हो? लानत है। वो तो है ही, वरना मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा बकवास नहीं कर रहा होता। बहरहाल जिंदा हो ये जानकर खुशी हुई। कभी कभार राजी खुशी की लिखते रहा करो। बेहतर। सुनील रेलिंग लगे उस गलियारे में आगे बढ़ गया जिसमें उसका केबिन था। रास्ते में वो चपरासी को अर्जुन को बुला लाने को कहता गया। मैंने 500 रुपये इनाम वाला विज्ञापन देने वाले की हकीकत जानने की एक तरकीब सोची है। सुनील अर्जुन से बोला। क्या करूं? अर्जुन बोला। क्यों ना मैं ही विज्ञापनदाता को लिखूं कि मैं एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह हूं। इससे विज्ञापनदाता खुद मुझसे संपर्क स्थापित करेगा। तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। पहले पता तो लगे कि विज्ञापनदाता है कौन, और वो 500 रुपये क्यों खर्चना चाहता है, और वो अपनी हकीकत को राज क्यों रखना चाहता है। ठीक है, लिख देना। सुनील ने एक कोरा कागज अपने सामने खींच लिया। उसने कागज पर लिखा, महोदय,
14 नवंबर 3:30 बजे शाम लिटन रोड और जहांगीर रोड के क्रॉसिंग के समीप हुआ एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था। कृपया मुझसे टेलीफोन नंबर 2120 80 पर संपर्क स्थापित करें। उसने पत्र को लपेटकर एक कोरे लिफाफे में रखा और लिफाफे पर पता लिख दिया। विज्ञापनदाता, बॉक्स नंबर 4694, ब्लास्ट, राजनगर। लिफाफा उसने अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन लिफाफा लेकर चला गया। सुनील ने एक और कोरा कागज अपने सामने खींचा और उस पर लिखना शुरू किया। आदरणीय नाना जी, आदरणीय नानी जी, सादर प्रणाम। यहाँ सब कुशल है और आपकी कुशलता परमपिता परमात्मा से शुभ चाहता हूँ। सूचनार्थ निवेदन है कि मैं आपके रिसेप्शन डेस्क से अपने केबिन तक सुरक्षित पहुंच गया हूं और अब एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैंने गलियारे की रेलिंग से एक बार भी नीचे नहीं झांका था। आशा है इसके बदले में आप मुझे इनाम में वो चुंबन अवश्य देंगे जिसका आपने मुझसे सन 70 में वादा किया था। योग्य सेवा लिखें, आपका आज्ञाकारी सोनू। उसने वो पत्र भी लिफाफे में बंद किया, उस पर रेणु का नाम लिखा और चपरासी के हाथ वो लिफाफा रेणु को भिजवा दिया। अगला दृश्य। अगले दिन शाम को 4 बजे सुनील सुपर बाजार के सामने फाउंटेन और बॉल पॉइंट पेन बेच रहा था। कपड़े पिछले दिन वाले ही थे, लेकिन चेहरे पर एक दिन की शेव और बढ़ गई थी। 10-15 पेन उसकी कोट की जेब में लगे हुए थे और 10-15 वो अपने हाथ में थामे हुए था। 4:10 पर अनीता अपनी कार पर सुपर बाजार आई, लेकिन उसकी निगाह सुनील पर नहीं पड़ी। वो सुपर बाजार में प्रविष्ट हो गई। सुनील बड़े धैर्य से उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद अनीता इमारत से बाहर निकली और वो अपनी कार में सवार हो गई। सुनील कार पार्क के बाहर जाने वाले रास्ते के सामने आ खड़ा हुआ। कनखियों से उसने अनीता की कार को अपनी ओर आते देखा। 1-1 रुपया, 1-1 रुपया, वो सड़क की ओर मुंह करके चिल्लाने लगा। अनीता की कार एकदम उसकी बगल में आकर रुकी। सुनील, अनीता खिड़की से सिर निकालकर बोली। सुनील ने आवाज जानबूझकर अनसुनी कर दी। वो पूर्वतः जोर जोर से चिल्लाता रहा, 1-1 रुपया, 1-1 रुपया। सुनील, इस बार अनीता उच्च स्वर में बोली। सुनील हड़बड़ाकर कार की ओर घूमा। अनीता पर निगाह पड़ते ही वो सकपका गया। कार में बैठो, वो बोली। हाँ, सुनील झिझकता हुआ बोला। पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया। अरे बैठो ना, वो तनिक झुंझुला कर बोली। क्यों तमाशा बना रहे हो? ट्रैफिक जाम हो रहा है, मुझे गाड़ी आगे बढ़ानी है। सुनील कार के आगे से घूमकर दूसरी ओर पहुंचा और अनीता की बगल में बैठा। कार आगे बढ़ गई। बड़े अजीब आदमी हो, वो बोली। उस दिन भाग क्यों खड़े हुए थे? जी वो दरअसल मैं डर गया था। किस बात से? आपसे। मुझसे? जी हाँ। मैं क्या हुआ हूं? मैडम, ये बात, मेरा नाम अनीता है। ये बात नहीं है जी। दरअसल आप जैसी खूबसूरत लड़की के पास बैठने का मुझे ज़िंदगी में पहले कभी मौका नहीं मिला था। मुझे डर था कि कहीं मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए। अभी भी तुम्हें डर है? जी हाँ। तो क्या फिर भाग खड़ा होने का इरादा है? सुनील चुप रहा। तब तक सुनील को यह आभास मिल चुका था कि आज फिर पिछले दिन वाली काली कार उनका पीछा कर रही है। आज फाउंटेन पेन बेच रहे थे? अनीता बोली। जी हाँ, सुनील शर्मा कर बोला। पैसा कहाँ से आया? पैसा मैंने नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ कमीशन पर काम कर रहा हूँ। ये सारे पेन बिक जाएंगे तो तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा? 2 रुपये। इतने कम पैसों से क्या बनेगा तुम्हारा? कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। मैं समझ गई, तुम दोबारा जराइम पेशा जिंदगी में कदम नहीं रखना चाहते। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें फिर जेल की चारदीवारी का मुंह देखना पड़े, इसलिए तुम कोई भी ईमानदारी का काम करने के लिए तैयार हो।
आप बहुत समझदार हैं। क्या पहले तुम कारें चुराया करते थे? सुनील ने उत्तर नहीं दिया। क्या इसी अपराध में तुम जेल गए? सुनील खिड़की से बाहर देखने लगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कार के चैथम रोड पर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। उसने कार चंद्रकिरण के कंपाउंड में जाकर खड़ी कर दी। सुनील ने कनखियों से देखा, जो काली कार उनका पीछा कर रही थी वो बाहर सड़क पर ही रुक गई थी। कोई कार में से बाहर नहीं निकला। तुम सामान उठा लो, अनीता बोली। सुनील ने फाउंटेन पेन जो उसने अभी भी अपने हाथ में थामे हुए थे अपने कोट की जेब में डाले और अनीता की आज की खरीदारी संभाल ली। अनीता उसे अपने फ्लैट में ले आई। उसका फ्लैट इमारत की तीसरी मंजिल पर था। सामने किचन में रखा हो। सुनील ने आज्ञा का पालन किया। कुछ खाओगे? जी जी। ठहरो, आज खाना खाया तुमने? सुनील निगाहें चुराने लगा। हे भगवान, कब से खाना नहीं खाया तुमने? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूं। जी जरूरत नहीं। तकल्लुफ मत करो, जरूरत है। आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं? इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। फिर भी, और फिर शायद मुझे भी कभी तुम्हारी जरूरत पड़े। जान हाजिर है। जान भी लेंगे। अनीता बड़े चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुराती हुई बोली। और काम भी लेंगे। मैं पागल हो जाऊंगा, सुनील बौखलाए स्वर में बोला। पहले कुछ खा लो, भूखे पेट पागल होना मुश्किल होता है। अनीता किचन की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर बाद सारे फ्लैट में ऑमलेट बनने की गंध फैल गई। लगभग 5 मिनट बाद अनीता कई स्लाइसों के साथ ऑमलेट और एक कॉफी का मग लेकर लौटी। उसने सारा सामान सुनील के सामने रख दिया। खाओ। आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं है। सुनील ने सकुचाते हुए ऑमलेट की ओर हाथ बढ़ा दिया। उसी क्षण फ्लैट की कॉल बेल बज उठी। साथ ही किसी ने द्वार भी खटखटाया। हे भगवान, अनीता हड़बड़ाकर बोली। ये जरूर गौरी शंकर होगा। वही इतना उतावला है कि उसे सिर्फ घंटी बजाकर सब्र नहीं होता। गौरी शंकर कौन है? सुनील ने भयभीत होने का अभिनय करते हुए पूछा। मेरा एक दोस्त है, अनीता बोली और द्वार की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला। शक्ल सूरत से ही दादा लगने वाला आदमी ने कमरे में कदम रखा। ये गौरी शंकर है, अनीता बोली। और ये सुनील है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बेचारे को किसी अच्छी नौकरी की तलाश है। गौरी शंकर बोला। वो सुनील के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। ऑमलेट खाओ, वो बोला। मुझे भूख नहीं रही, सुनील बोला। गौरी शंकर ने ठहाका लगाया। मेरी सूरत देखते ही भूख उड़ गई। सुनील ने व्याकुल नेत्रों से अनीता की ओर देखा। अनीता ने उसे आश्वस्त रहने का संकेत दिया। गौरीशंकर फिर बोला। हर फिक्रा से शुरू करने की उसकी आदत मालूम होती थी। तो तुम्हारा नाम सुनील है? जी हाँ। जेल से कब छूटे? मैं कभी जेल गया ही नहीं, इससे छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दाई से पेट छुपाते हो? सुनील चुप रहा। अच्छा ठीक है, तुम जेल कभी नहीं गए। तुम बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हो, लेकिन आजकल कड़के हो और किसी अच्छे काम की तलाश में हो जिससे तुम अच्छा पैसा कमा सको। करेक्ट? करेक्ट। मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। थैंक यू, सुनील उठता हुआ बोला। लेकिन मुझे आपसे काम नहीं लेना। मुझे आपकी सूरत से ही डर लगता है। अगर मुझे मालूम होता कि मिस अनीता मेरा आमना सामना आपसे करवाने वाली हैं तो मैं यहाँ हरगिज नहीं आता। मैं जा रहा हूँ। और सुनील लंबे डग भरता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। वापस आओ, गौरीशंकर कर्कश स्वर में बोला।
सुनील ठिठक गया। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूं। मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहता। मेरे साथ भी नहीं, अनीता बोली। आपकी बात अलग है, सुनील बोला, लेकिन क्योंकि आपका संबंध इस आदमी से है इसलिए आपके साथ भी नहीं। बहुत नफरत है तुम्हें मुझसे, गौरीशंकर विशाले स्वर में बोला। सुनील चुप रहा। मैं तुम्हारी हड्डी पसली अलग कर सकता हूं। सुनील ने आतंकित नेत्रों से अनीता की ओर देखा। अनीता ने उसे फिर निगाहों से आश्वासन दिया। और मैं तुम्हें फिर जेल भिजवा सकता हूं, गौरीशंकर बोला। जेल? सुनील के मुंह से निकला। हाँ, जेल। तुम्हारी जानकारी के लिए, कल शाम को सुपर बाजार के सामने जिस इम्पाला कार के इग्निशन को शॉर्ट सर्किट करके तुमने उसे अपनी जगह से हटाया था, वो कार मेरी है। वो कार मैंने अभी कल ही खरीदी है और अनीता को भी उसके बारे में जानकारी है। मैंने तुम्हें अपनी कार में घुसकर इग्निशन की तारें छील कर उन्हें शॉर्ट सर्किट करते देखा था। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो कि इस बात का गवाह है कि तुम कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें आसानी से जेल भिजवा सकता हूं। लेकिन मैं कार को चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था, सुनील तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। मैं तो केवल इन देवी जी की सहायता कर रहा था। मुझे मालूम है, लेकिन पुलिस वाले तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। और अनीता मेरी मुट्ठी में है। मैं इसे मजबूर कर दूंगा कि ये तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। आप ऐसा करेंगी? सुनील अनीता की ओर घूमा। मैं मजबूर हूं, अनीता बोली। लेकिन सुनील, तुम कम से कम सुन तो लो कि गौरीशंकर तुमसे क्या काम करवाना चाहता है। शायद तुम्हें उसकी ऑफर पसंद ही आ जाए। सुनील चुप रहा। और मेरी इम्पाला कार में तुमने अपनी उंगलियों के निशान भी छोड़े हैं, गौरीशंकर धमकी भरे स्वर में बोला। प्रत्यक्षतः सुनील गंभीर था और भयभीत होने का अभिनय कर रहा था, लेकिन मन ही मन स्थिति का भरपूर आनंद ले रहा था। गौरीशंकर रमाकांत की इम्पाला कार को अपनी बता रहा था और उसे बड़े बचकाने ढंग से धमका रहा था। वैसे अभी तक वही कुछ हो रहा था जो कि सुनील चाहता था कि हो। अनीता उसे जेल से छूटा अपराधी समझ रही थी और उसे अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए बहुत उपयुक्त आदमी मान रही थी, इसलिए वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर आई थी। अब केवल ये देखना बाकी रह गया था कि वे लोग उससे करवाना क्या चाहते थे। तुम, वो हकलाता हुआ बोला, तुम क्या चाहते हो मुझसे? हम्म। गौरीशंकर ने एक विजेता की तरह लंबी हुंकार भरी। अब आए ना रास्ते पर। हो तो समझदार आदमी, लेकिन लगता है तुम्हें कभी कभी हिमाकत का दौरा पड़ता है। क्या चाहते हो मुझसे? काम मामूली है, लेकिन उसमें थोड़ी दिलेरी, थोड़ी होशियारी और थोड़ी समझदारी की जरूरत है। कोई खतरे का काम है? खतरा 1% का भी नहीं है, और अगर तुम काम को ठीक से अंजाम देने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें उचित मेहनताना भी दूंगा। कितना? गौरीशंकर एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, 500 रुपये। 200 रुपये अभी और 300 काम होने के बाद। काम बोलो। गौरीशंकर ने अपनी जेब से एक अखबार की कटिंग निकाली और उसे सुनील के सामने कर दिया। सुनील ने देखा वो उसी विज्ञापन की कटिंग थी जिसमें 14 नवंबर 3:30 बजे लिटन रोड और जहांगीर रोड के चौराहे के पास हुए एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह को 500 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई थी। इसे पढ़ो, गौरीशंकर बोला। पढ़ लिया है मैंने, सुनील बोला। ये एक्सीडेंट तुम्हारे सामने हुआ था? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो। सुनते रहो, बीच में मत बोलो। ये एक्सीडेंट तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। तुम इसके चश्मदीद गवाह हो। अच्छा हूं, फिर? 14 नवंबर की शाम को 3:30 बजे के करीब तुम जहांगीर रोड पर फुटपाथ पर चल रहे थे। तुमने सड़क पर चौराहे की ओर बढ़ती हुई एक एम्बेसडर कार देखी जिसका ड्राइवर निहायत लापरवाही से कार चला रहा था।
वो एक लगभग 45 साल का मोटा ताजा आदमी था, मूछें रखता था और सिर से काफ़ी हद तक गंजा था। उससे आगे एक फीएट थी जिसे कि एक खूबसूरत नौजवान चला रहा था। दोनों कार ड्राइवरों का मैं तुम्हें बाद में बारीकी से समझा दूंगा। तुमने दोनों को तब देखा था जब वो एक्सीडेंट के बाद अपनी अपनी कारों से निकले थे। अच्छा। एम्बेसडर के ड्राइवर की गलती से उसकी कार आगे जाती फिएट के पृष्ठभाग से जा टकराई थी। एक्सीडेंट की वजह से एम्बेसडर का अगला भाग और फिएट का पिछला भाग पूरी तरह से चिपक गया था और एक्सीडेंट से ऐसा नहीं लगता था कि किसी को कोई चोट पहुंची हो। तुमने फिएट के ड्राइवर के सिर के एक्सीडेंट के समय जोर से झटका खाते देखा था, लेकिन बाद में एम्बेसडर के ड्राइवर से बात करने के लिए खुद कार से बाहर निकला था, जिससे जाहिर होता था कि उसे कोई खास चोट नहीं पहुंची थी। समझ गए? समझ गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुमने फिएट के ड्राइवर के सिर को बुरी तरह झटका खाते देखा था। क्या महत्वपूर्ण है ये? वजह तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सुनील ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया। अब एक चिट्ठी लिखो, वो बोला। लिखवाओ, सुनील बोला। लिखो। माननीय महोदय, मेरा नाम सुनील कुमार है। अखबार में विज्ञापित एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था। आप मुझसे टूरिस्ट होटल में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लिख लिया? हाँ। नीचे साइन करो। सुनील ने साइन कर दिए। गौरी शंकर ने कागज उसके हाथ से लिया और उसे तय करके जेब में रख लिया। तुम लोग मुझे किसी बखड़े में तो नहीं फंसा रहे हो? सुनील बोला। घबराओ नहीं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। सुनील ने अनीता की ओर देखा। गौरी शंकर ठीक कह रहा है, अनीता बोली। उस पर नहीं तो मुझ पर भरोसा रखो। इस चिट्ठी का क्या होगा? ये चिट्ठी, गौरी शंकर बोला, मैं मुनासिब हाथों में पहुंचा दूंगा। फिर कोई तुमसे संपर्क स्थापित करेगा और एक्सीडेंट के बारे में पूछेगा। तुम उसे वही कहानी सुना दोगे जो मैंने अभी तुम्हें सुनाई है। अगर उसे मुझ पर शक हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसको विश्वास दिलाना तुम्हारा काम है। इसी के तुम्हें 500 रुपये मिल रहे हैं। अगर उसे तुम्हारी कहानी पर शक हो गया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली अलग कर दूंगा। सुनील ने भयभीत होने का अभिनय किया। याद रखो, एक्सीडेंट एम्बेसडर वाले की गलती से हुआ था। वो सूरत से बहुत थका हुआ था और लापरवाह लग रहा था। शायद वो नशे में भी था। उसने पहले अपनी गाड़ी फिएट से आगे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाया था तो उसने गाड़ी को फिर फिएट के पीछे लगाना चाहा। गाड़ी उससे संभली नहीं और एक्सीडेंट हो गया। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एक्सीडेंट के समय मैं कहाँ खड़ा था और क्या कर रहा था तो मैं क्या बताऊंगा? अभी मैं तुम्हें जहांगीर रोड पर लेकर चलता हूँ। ये सारी बातें मैं तुम्हें वहां चलकर बताऊंगा। बेहतर। और उसके बाद मैं तुम्हें टूरिस्ट होटल में एक कमरा दिलवा दूंगा और कुछ कपड़े और रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान दिलवा दूंगा। तुम्हारे पास तो कुछ होगा नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। होटल में मैं क्या करूंगा? होटल में तुम तब तक ठहरोगे जब तक कि कोई तुमसे एक्सीडेंट के बारे में संपर्क स्थापित नहीं करता। यह गारंटी है कि कोई मुझसे संपर्क स्थापित करेगा? गारंटी है। कोई फंसने वाली बात तो नहीं? नहीं, भरोसा रखो। तुमने 200 रुपये एडवांस का जिक्र किया था, वो भी मिल जाएंगे। अब उठो और चलो मेरे साथ। सुनील एक आज्ञाकारी बालक की तरह उठकर खड़ा हो गया। अगला दृश्य।